आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, जो कि हमारा सबसे पहला राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी, जो कि डील करता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। हम 14 से लेकर 18 तक ही जानेंगे और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है राइट टू इक्वलिटी में वो है 16, क्योंकि 16 अमेंडमेंट बहुत बार हो चुका है इसीलिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 14 क्या बोलता है। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protections of the law within the territory of India। इसमें कहा जा रहा है कि जो स्टेट है वह, यहाँ पर स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट भी है, सभी है, यानी इंडिया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ है और जो इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ द लॉ है, इसको कोई भी स्टेट डिनाई नहीं कर सकता। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लॉ के सामने सभी बराबर हैं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। आपने देखा होगा एक लेडीज जस्टिस है कानून, जब भी आप लॉ सर्च करेंगे तो उसमें एक लेडीज जस्टिस आती है, उसके आंख पर काला पट्टी बंधा होता है। तो उसका मतलब यही है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी लॉ के सामने सभी बराबर है। उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो इक्वल प्रोटेक्शन है वो जो लॉ है, फॉर एग्जाम्पल आप जानिए कि एक 5 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है, लेकिन 5 साल का बच्चा को छोड़िए, 1 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है और दूध 1 गिलास है। अब दूध दोनों को बराबर दे दिया जाए और छोटा बच्चा भूखा रह जाए, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ नहीं है, क्योंकि वह बच्चा दूसरा चीज़ भी खा सकता है, खाना भी है, तो वो खाना खा सकता है बड़ा बच्चा, इसलिए वो दूध नहीं पिएगा और दोनों ही सर्वाइव कर जाएगा। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जिसको जो जरूरत है उसको वो मिले, ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यानी कि जिसको जितना जरूरत है उतना प्रोटेक्ट किया जाए उस व्यक्ति को। और इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब कि लॉ के आगे सभी बराबर है। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन अ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। जो हमने अभी 5 चीज़ें पढ़ा, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को आप डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। क्लॉज 1, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ये जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है, इसके आधार पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी को भेदभाव नहीं कर सकते आप इनके ग्राउंड पर। क्लॉज 2, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशन विथ रिगार्ड टू एक्सेस टू सोप। जो हमने ऊपर पढ़ा, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को शॉप, दुकान में, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल में, किसी पब्लिक इंटरटेनमेंट वाले जगह पर आप नहीं रोक सकते हैं। बी, द यूज़ ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग घाट्स। बाथिंग घाट्स का मतलब होता है, बाथिंग मतलब जहाँ पर नहाया जाता है घाट पर, गंगा घाट हो गया, उस समय बाथिंग घाट्स बनाया जाता है। तो उस जगह पर रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट, जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या कुछ भी थोड़ा सा भी स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, उसके फंड से चल रहा है और डिटेक्टेड किया गया है किसके लिए? जनरल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए। उस जगह पर आप इस व्यक्ति को, जो हमने ऊपर 5 चीज़ें पढ़ा, उसके आधार पर आप नहीं रोक सकते हैं जनरल पब्लिक को। 3 बोल रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब ये जो ऊपर हमने पढ़ा था, तो इसमें जो स्टेट है वो एक रूल बना सकता है किसके लिए? वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए, ये छोटे बच्चे के लिए और चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि अब बाथिंग घाट है तो अब महिला भी जहाँ आप समझ सकते हैं, हम लोग इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक अलग प्रोविज़न बनाया जा सकता है। यह स्टेट के पास पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। 4, nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward class of citizen as for scheduled caste and scheduled tribes। एक तरह से यहीं पर जो बात है वो रिजर्वेशन का आ गया कि स्टेट जो है, स्टेट को कोई भी आर्टिकल जो है वो नहीं रोक सकता। 29 का क्लॉज 2 जो है वो भी, और जो ऊपर हमने पढ़ा वो भी, कोई भी आर्टिकल नहीं रोक सकता है किसी भी सोशली और इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, जो इंडियन सिटीजन है उसके लिए, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उसके हित में कोई कानून बनाने के लिए नहीं रोक सकता है स्टेट को। यहाँ पर एक तरह से रिजर्वेशन, मैंने डायरेक्ट रिजर्वेशन का बात नहीं किया था, मैंने यहाँ पर एक तरह का रिजर्वेशन बात किया था कि रिजर्वेशन यहीं से स्टार्ट हो सकता है। अब यहाँ पर सिर्फ बात किया गया है कि
आप उससे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे। अब अलग कौन करेगा, ये जिम्मेदारी सरकार को दे दी गई है। देखिए इस यहाँ पर कोई व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सरकार डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। शेड्यूल कास्ट है, तुम शेड्यूल ट्राइब हो, तुम्हारे लिए अलग चीज बनाएंगे, ये सब यहाँ पर किया जा सकता है सरकार के द्वारा, सरकार डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। उसके बाद 5 है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law or the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or the scheduled caste and scheduled tribe insofar as such especially provision related to their admission to educational institution including private educational institution whether aided or unaided by the state other than the minority educational institution referred to in clause 1 of article 30। इसमें कहा जा रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है कोई भी स्टेट एडमिशन को लेकर, यानी कि पढ़ाई के लिए, पढ़ाई लिखाई में जो एडमिशन होता है वहाँ उसके लिए जो स्टेट है वो कानून बना सकता है एक कि इस व्यक्ति को ये जो शेड्यूल कास्ट है इसका 10% आप फिर 27% आप एडमिशन करवाइए, इसका इसमें शेड्यूल कास्ट ही रहेगा 20%, ये सब कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर एक अदर देन लिखा हुआ है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि क्लॉज 1 आर्टिकल 30 में दिया गया है कि कौन माइनॉरिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन सा है। लेकिन मेनली यहाँ पर आप बात करिए अगर जो माइनॉरिटी है, जैसे कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहा जा सकता है, मदरसा को भी कहा जा सकता है, तो उस समय एडमिशन करवा सकते हैं। उस समय जो स्टेट जो है वो रूल नहीं बना सकता, ठीक है। माइनॉरिटी को छोड़कर बाकी जितना भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो कोई भी हो, उसमें स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकता है। 6, नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज जी और क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग any special provision for the advancements of any economically weaker sections of citizen other than the class of mentioned in clause 4 and 5। इसमें कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है सिटीजन, ठीक है, उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। और लेकिन जो 4 और 5 में दिया गया है उसको छोड़कर, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है। ये नहीं कि वो एससी है उसमें भी रिजर्वेशन ले लिया और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें भी रिजर्वेशन ले ले, तो ये नहीं। यहाँ पर पहले ही कह दिया गया है कि 4 और 5 में जो मेंशन है उसको छोड़कर। डी, एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट्स ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन अदर देन द क्लास मेंशन्ड in clause 4 and 5 insofar as such special provision related to their admission to educational institution including private educational institution whether aided or unaided by the state other than the minority of educational institutions referred to in clause 1 of article 30 which in the case of reservation would be addition to the existing reservation and subject to the maximum of 10% of the total seat in each category। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो 4 और 5 में दिया गया है उसको छोड़कर स्टेट चाहे तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको 10% तक का रिजर्वेशन दे सकती है। यहाँ पर बात आ गया रिजर्वेशन का, जो 10% तक का रिजर्वेशन है वो दिया जा सकता है, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, दिया है 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को दिया गया है। पर ये कोई दूसरा गवर्नमेंट अगर कर देता तो जब ये किया गया था 10% रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन भी कहा गया था। पता नहीं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन शायद अलग हो, पर हमारे लिए यही कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर लिखा गया है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 16 जो हमने अभी 15 पढ़ा उसके लिए और जो हम आगे 16 पढ़ेंगे उसके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शैल सच एज may be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage। यह जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट का है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कौन है ये डिसाइड करना, ठीक है। उसके बाद वो पहला जो है वो तो फैमिली इनकम है और दूसरा वो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज कितना है उसका और किस तरीके से है वो सरकार का काम है। 16 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्लॉज 1। There shall be equality of opportunity for all citizens in matter relating to the employment or appointment to any office under the state। इसमें कहा जा रहा है, यहाँ पर शैल का प्रयोग है कि जो इक्वलिटी है, जो बराबर है, सबको बराबर का अधिकार है। कहाँ, नौकरी में, नौकरी में सबको बराबर का अधिकार है जो इंडियन सिटीजन है उसको। सेकंड बोल रहा है, no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence of any them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। किसी भी इंडियन सिटीजन को ये 5 जो ग्राउंड हमने पढ़ा है इसके आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। किसके रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, नौकरी के रिलेटेड। अब आते हैं हम थर्ड में, नथिंग इन दिस आर्टिकल। जब नथिंग ही लिखना था तो दिया क्यों,
खैर जो भी हो। थर्ड, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस under the government of any local or other authority, state, union, territory and requirement as to residence within the states or union territory period to such employment or appointment। अब जो ये आर्टिकल है अब लॉ बना सकता है, जो का पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है किसी भी क्लास के लिए, क्लासेस के लिए, यानी कि एक तरह से रिजर्वेशन दे सकता है। उसके बाद 4, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservations of the appointment or post in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। 4 बोल रहा है कि नथिंग, अब कोई भी स्टेट को रूल बनाने से नहीं रोक सकता है किसके फेवर में, बैकवर्ड क्लास के फेवर में, और ऐसे बैकवर्ड क्लास के फेवर में जो कि सरकार को लगता है कि यह जो बैकवर्ड क्लास है ये स्टेट सर्विस में, यानी कि जो नौकरी है, सरकारी नौकरी है, उसमें यह व्यक्ति जो है एडिक्वेटली यानी कि प्रॉपर तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि वो कम है, यानी 5 होना चाहिए तो 1 है। इस अगर ऐसा लगता है तो उस व्यक्ति के वेलफेयर के लिए, उसका एडवांसमेंट के लिए स्टेट रूल बना सकता है। ये तो था BR अम्बेडकर जी का लॉ यहाँ तक। अब हम आते हैं अपने नेता लोगों के लॉ पर। ये नेता लोगों ने किया है। 77 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 4A को ऐड कर दिया गया था। पहले इस पे ये 4A और 4B जानने से पहले आपको एक केस जानना होगा। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था, आप जरूर पढ़िए इसको, पर हम मोटा मोटा चीज़ बता रहे हैं इसमें पहला एक चीज़ कहा गया था कि 50% से रिजर्वेशन जो है वो एग्जिट नहीं करेगा, चाहे किसी भी हाल में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में हो सकता है कि एग्जिट करे, नहीं तो नहीं करेगा। 50% रिजर्वेशन ही होना चाहिए। और जो 10% रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मिलना चाहिए, और क्रीमी लेयर जो है उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए रिजर्वेशन से। 10% जो रिजर्वेशन मिलेगा उससे एक्सक्लूड कर देना चाहिए किसको, क्रीमी लेयर को। अब क्रीमी लेयर क्या होता है, क्रीमी लेयर में होता है जैसे रामनाथ गोविंद जी हो गए, वो भी छोटे जात थे, तो आई होप अगर किसी को बुरा लगा हो तो छोटे कास्ट थे, यहाँ पर बताया गया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इसीलिए हम बता रहे हैं कि वहाँ पर वो थे, वो क्रीमी लेयर में आ जाते। हालांकि बाद में ये चीज़ को नहीं ध्यान दिया गया, लेकिन वो क्रीमी लेयर में आ जाते, क्योंकि अब उनका खानदान रिजर्वेशन ले ये तो सही नहीं है, अब उसका बेटा रिजर्वेशन ले लेगा, उनकी बेटी, तो उन लोगों को किस चीज़ का कमी है। तो ये क्रीमी लेयर, ये सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट में कहा था, और ये 4A 77 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अब पढ़ते हैं इसको। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन मैटर ऑफ प्रमोशन विच कंसिक्वेंटली सीनियरिटी टू एनी क्लास और क्लासेस पोस्ट इन द सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। इसमें भी वही बात कहा गया, इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था कि रिजर्वेशन तो दिया जाए, 27% जो रिजर्वेशन है वो दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 50% से एग्जिट ना करे, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, ये कहा गया था इंदिरा साहनी के केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हुए 77 अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ने 4A को इंसर्ट कर दिया, ये जो कि ये BR अम्बेडकर जी का नहीं है, ये हमारे नेता द्वारा ऐड किया गया 4A, और इसमें कहा गया कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। यह स्टेट पर डिपेंड करता है कि स्टेट रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन देगा कि नहीं देगा, यह स्टेट का पावर होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब 4B, तो 4B भी इंदिरा साहनी ही केस से निकला हुआ एक चीज़ है कि 50% रिजर्वेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, पर यहाँ पर कहा गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसीडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ अ ईयर which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or clause 4A as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year। थोड़ा सा गाड़ी का आवाज़ आ गया था, तो आप इसको 4B को खुद ही पढ़ लीजिएगा, हाँ, लेकिन हम बता दे रहे हैं इसको। ये क्या था, ये हुआ था हमारा 81st अमेंडमेंट से, इसको 2000 में इसको लाया गया था, इसको अमेंड किया गया था, क्योंकि कानून ने कहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंदिरा साहनी के केस में कि 50% से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये लोगों ने क्या किया, जो बैकलॉग वैकेंसीज है उसके बारे में बात करने लगे। अब बैकलॉग वैकेंसीज क्या होता है, जो वैकेंसीज पहले खाली रह गया है। आप फॉर एग्जांपल जानिए,
एक SC ST का जो सीट था वो था 5, 10 सीट निकला, ठीक है, किसी भी 10 नौकरियां निकली सरकारी, उसमें 5 रिजर्व था कैटेगरी के लिए था और 5 जनरल कैटेगरी के लिए था। तो ये 5 जनरल कैटेगरी तो फिल हो गया, लेकिन ये 5 में से एक ही फिल हो पाया, 4 नहीं फिल हुआ, रिजर्व कैटेगरी वाला। अब अगले साल फिर से 10 सीट निकला, फिर 5 रिजर्व हो गया, ऑटोमेटिक 50% मान के चल रहे हैं, तो 50% फिर रिजर्व हो गया, यानी कि 5 सीट जनरल के लिए और 5 सीट रिजर्वेशन के लिए। अब यहाँ पर कहा गया कि जो 4 सीट पहले रिजर्व कैटेगरी वाला खाली रह गया था उसको हम जनरल में लेके नहीं आएंगे, उसको हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ही, यानी कि जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए ही रखेंगे। और वो रिजर्व कैटेगरी वाला जो 4 सीट पहले खाली था, 5 था पहले, 4 एक भर गया, 4 बचा, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 10 जो वैकेंसी था वो 14 हो गया। अब टोटल वैकेंसीज कितना हो गया, 14। और इसमें अब रिजर्व कितना हो गया, 5 तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया और 4 इनको अमेंडमेंट करके 4B के अनुसार जो दिया गया, यानी कि जो पहले सीट इनका खाली था वो भी ऐड कर दिया गया, यानी कि 14 सीट निकला, जिसमें से कि 5 4 9 सीट इनको रिजर्व हो गया, यानी 50% एग्जिट कर गया। तो इसमें कहा गया कि 50% सिर्फ और सिर्फ उस ईयर के वैकेंसीज के लिए होगा, अदरवाइज जो बैकलॉग वैकेंसीज है उसके लिए ये 50% एग्जिट किया जा सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 5. Nothing in this article shall affect the operation of any law which provide that the incumbents of an office in connection with the affairs of any religion or denominational institutions or any members of the governing body thereof shall be person possessing a particular religion or belonging to a particular denomination। इसमें कहा जा रहा है कि अब ऊपर तो हमने पढ़ा था कि भेदभाव नहीं होगा, और भेदभाव आपने देखा कि भेदभाव किस तरीके से होता हुआ आया है। जो BR अम्बेडकर जी ने लिखा था, हम लोग उनको खराब बोल देते हैं, लेकिन तत्कालीन उस समय के लिए उन्होंने सही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, लेकिन हमने इसमें अमेंड कर करके इसको बिगाड़ दिया है। सब वोट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और जैसे आपने देखा कि 77 जो सुप्रीम कोर्ट का रूल था, उस जो कि जो इंदिरा साहनी का केस था, उसमें 9 बेंच का जज बैठा था। 9 बेंच का वो 9 बेंच का इतना बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा 13 है, लेकिन 9 भी कम नहीं होता, 9 जज एज बैठा हुआ था। उसमें 6 और 3 के मेजोरिटी के हिसाब, यानी 50% मेजोरिटी के साथ जो रूल लाया गया था, उस रूल को नेता पार्लियामेंट में जाकर तोड़ देते हैं। उस रूल को वो बोलते हैं कि ये रूल लागू नहीं होगा, हम रिजर्वेशन में भी, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे, हम बैकलॉग वैकेंसीज में 50% एग्जिट करेंगे। तो ये सब बातें, इसीलिए अपोजिशन होना जरूरी है। तो ये आपने देखा। उसके बाद हम आते हैं 6 पर, 5 हमने पढ़ा था कि 5 में कहा जा रहा है कि अब कहीं पर कोई सीट है, अब एक मस्जिद है, एक मदरसा है, उसमें एक वैकेंसी निकला, उसमें क्या होता है, कुछ प्रतिशत जो है वो सरकार सैलरी देता है और कुछ प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट देता है सैलरी। तो अब वहाँ पर कोई वैकेंसीज निकला, तो अब वहाँ पर मुस्लिम ही जाएगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि मदरसे का नॉलेज तो उन्हीं को है ना, ज़्यादा उन्हीं को है। अब उर्दू कोई दूसरा भी पढ़ा सकता है, वो हायर एजुकेशन वाले में, लेकिन जहाँ पर एक पार्टिकुलर चीज़ दिया गया, कोई मस्जिद है, मस्जिद में जाकर पंडित नमाज पढ़े, ये नहीं होगा। और किसी मंदिर में आकर मौलाना, किसी सरकारी मंदिर में आकर, कितने मंदिर सरकारी भी होता है, अब मान के चलिए कोई भी चीज़, कोई मंदिर में आकर मौलाना पूजा करे, ये भी संभव नहीं है। तो इस हिसाब से जहाँ पर इस सब जगह पर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है रिलीजन के लिए, मंदिर में पुजारी ही पूजा करेगा और मस्जिद में जो अल्लाह अकबर है वही पूजा करेगा, यानी कि मौलाना जी वही पूजा करेंगे। 6. Nothing in this article shall prevent the state from making any provisions for the reservations of appointment or post in favor of any economically weaker sections of citizen other than the class mentioned clause 4 in addition to the existing reservation and subject to maximum of 10% of the post in each category। ये एक हमारे काम का है कि इसमें 10% जो आरक्षण है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिया जा सकता है। ऐसा रूल बनाया जा सकता है, स्टेट चाहे तो बना सकता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। यानी कि 50 + 60 यानी 10% एक्स्ट्रा का बात हो रहा है यहाँ पर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये इंदिरा साहनी केस में भी क्या गया था कि 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिया जाना चाहिए, जहाँ तक हमको लगता है। उसके बाद 17 जो कि 10% रिजर्वेशन, अगर आपको नहीं पता है तो आप जानिए कि अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस में आते हैं तो आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा, यह लागू हो चुका है। 17 एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। हालांकि इस लॉ का 17 जो है इसका तो भगवान ही वायलेशन कर रहे हैं, अभी नहीं छूना है एक दूसरे को, 2 गज की दूरी बना के ही रखना है,
तो ये अनटचेबिलिटी जो पहले था, एबोलिशन करने का बात हो रहा था, भगवान अभी इस लॉ का वायलेशन कर रहे हैं और ये वायलेशन अभी सही है, भगवान द्वारा किया जा रहा है। द एक्ट ऑफ गॉड के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं होता है, उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता है, ऐसा कानून कहता है। तो 17 अभी फॉलो किया जा रहा है, फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो अनटचेबिलिटी एक तरह से बहुत ही खराब चीज़ था, और यहाँ पर जो इसको एबोलिश करने का बात किया गया है, यानी कि इसको खत्म करने का बात किया गया और खत्म ये हो भी गया है। 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। अब यहाँ पर जो टाइटल का मतलब है जो नाम के साथ लगता है, झा हो गया, तिवारी हो गया, और भी बहुत सारा है जो भी टाइटल है, राम है, दास है, हरिजन है, तो ये सब जो भी है। तो अब मिलिट्री के आगे में जैसे कैप्टन लगा, ये भी एक तरह से टाइटल है, कैप्टन टाइटल है, मेजर टाइटल है, लेकिन इसको टाइटल के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा 18 के अंदर। या एकेडमी के कोई डॉक्टर है, अपने आगे डॉक्टर लगा रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई अपने आगे इंजीनियर लगा रहा है, कोई लॉयर है तो वो एडवोकेट लगा रहा है, तो ये सब टाइटल नहीं है, ये सब टाइटल है लेकिन इस सब टाइटल को कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद 2 है नो सिटीजन ऑफ इंडिया सेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। जो इंडिया का सिटीजन है वो फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। 3 नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वह व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन नहीं है लेकिन फिर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके रखा हुआ है, किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है अंडर द स्टेट, जो इंडिया का नहीं है लेकिन इंडिया में काम कर रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है सरकार के द्वारा कहीं भी फंड है, कुछ भी है, उससे प्रॉफिट लेना, यानी कि वह एक कार्य कर रहा है स्टेट के अंदर, उससे उसका पैसा आ रहा है। उसके बाद एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। हाँ, अगर प्रेसिडेंट का कंसेंट लेकर वो टाइटल ले सकता है, अन्यथा वो नहीं ले सकता है। 4 नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट shall without the consent of the president accept any present emolument or office of any kind of from or any under any foreign state। अब जो व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या जो ट्रस्ट है उसमें काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसी मतलब प्रेसिडेंट का कंसेंट के बिना, अगर प्रेसिडेंट का कंसेंट नहीं है तो वो किसी भी तरीके का चीज़ फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता है, यानी कि सैलरी तक भी नहीं ले सकता है फॉरेन स्टेट से, उसको प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमने 14 से लेकर 18 तक पढ़ लिया है, और जहाँ तक हो सके आप एक बार इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत सही लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो बहुत सही था, लेकिन उसको अपने लोभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने वोट बैंक के लिए हमने उसका गलत इस्तेमाल किया, उसको अमेंड किया, उसको लागू ही नहीं होने दिया। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, और उस हम पूरा फंडामेंटल राइट खत्म करेंगे। ये तो मेरा पहला राइट था, राइट टू इक्वलिटी, सॉरी हम मेरा नहीं, आप सबका, हमारा जो राइट टू इक्वलिटी हमारा पहला राइट था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।